नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ट्रंप ने कमला हैरिस पर बनाई शुरुआती बढ़त। ट्रंप जीत चुके हैं 230 इलेक्टोरल कॉलेज वोट। कमला हैरिस जीत चुकी हैं 187 इलेक्टोरल कॉलेज वोट। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल की जरूरत है। तो देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के बाद ये चयन होगा कि आखिर व्हाइट हाउस तक किसका सफर तय होगा, किसके कदम व्हाइट हाउस तक पहुंचेंगे। क्या वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप होंगे या फिर होंगी कमला हैरिस? यहां पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अगर हम बात करें अमेरिका की, तो देखिए, मतदान जो है वो कल ही समाप्त किया जा चुका है। उससे पहले भी बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया गया था और आखिरकार अब परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। अभी फिलहाल रुझान ही सामने आए हैं, परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन परिणाम का इंतजार किया जा रहा है बेसब्री से। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं शरद कोहली जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, और साथ ही हमारे पास हैं निपुण जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूंगी और शुरुआत करना चाहूंगी शरद जी आपके साथ। देखिए, वोटों की गिनती लगातार की जा रही है। रुझान अभी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है, लेकिन कमला हैरिस भी पीछे नहीं है। लगातार उनके पक्ष में भी रुझान सामने आ रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि जिस दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे उस दिन रुझान बिल्कुल विपरीत होगा? देखिए, मैं अभी तक जो रुझान है उससे तो ट्रंप साहब आते लग रहे हैं, अनलेस के कुछ जो अनडिसाइडेड स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं, मिशिगन है, नेवाडा है, जॉर्जिया है, ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके परिणाम अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो उनके सामने के बाद पता लगेगा। अभी थोड़ा सा जल्दी होगा कहना कि ट्रंप साहब आएंगे, पर अभी तक जो रुझान है वो ये संकेत कर रहे हैं कि ट्रंप साहब का आना, मुझे लगता है अमेरिका एक चेंज के लिए वोट करना चाहता है। क्योंकि ट्रंप साहब को, और मैं उसकी वजह भी आपको बताऊं, क्योंकि ट्रंप साहब को इकोनॉमी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट माना जा रहा था। जहां एबॉर्शन का मैटर हो और अन्य मैटर हो, उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या कमला हैरिस जी को अच्छा माना जा रहा था। पर अमेरिका की जो जनता है वो इकोनॉमी से, खासकर महंगाई से त्रस्त थी पिछले कई वर्षों से। उसकी वजह से ट्रंप साहब का, मुझे लग रहा है, ये जो अगर चेंज होके आता है, अगर ट्रंप साहब जीतते हैं, तो मुख्य कारण मैं उसका मानूंगा कि इकोनॉमी को वोटर्स ने सबसे ऊपर रखा है और बाकी मुद्दों को उन्होंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर रखा है। क्योंकि ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है और उनको अर्थव्यवस्था, उनको पहले 4 साल का तजुर्बा भी है, उनको अर्थव्यवस्था का तजुर्बा है, उनको पता है कि कैसे एक अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। मतलब जो भी कैंडिडेट है, अच्छा है या बुरा है, पर अमेरिका की जनता को ये लगता है कि ट्रंप साहब जो है उनके देश को बेहतर तरीके से आर्थिक रूप से चला पाएंगे। क्योंकि अमेरिका में मंदी की दस्तक सुनाई दे रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में मंदी सुनाई दे रही है। बेरोजगारी, हालांकि जो नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, कई दफे उनमें विंडो ड्रेसिंग भी करी होती है, पर सच यह है कि अमेरिका की जनता को मंदी दिखाई दे रही है। बेरोजगारी से चिंता है, महंगाई की वजह से चिंता है, और रिश्तों को लेके जिस तरीके से अमेरिका ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को, उससे भी अमेरिकी जनता को लगता है कि उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन, डिफेंस का सामान यूक्रेन में जा रहा है। इसी प्रकार इजराइल के समर्थन में भी बहुत सारा रिसोर्सेस जो है अमेरिका के, वो जा रहे हैं। तो अमेरिका जनता को लगता है कि अगर ये रिसोर्सेस बचा के अपने देश के लिए लगाए जाएं, तो ये अमेरिका की जनता को लाभ पहुंचाएंगे। इन सब बातों को लेके मुझे लग रहा है, अगर ये ट्रंप साहब जीत के आते हैं, तो ये कुछ उसके मुख्य कारण बन सकते हैं। निपुण जी, देखिए, आप तो विदेश मामलों की जानकार हैं, आपसे समझना चाहूंगी, सेम मेरा क्वेश्चन यही होगा। देखिए, अभी रुझान ही आ रहे हैं, परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि शरद जी ने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी को देखकर पब्लिक ने वोट किया होगा तो हो सकता है कि ट्रंप आ जाए, लेकिन कमला हैरिस के भी पक्ष में जिस तरह से वोट मिल रहे हैं, इससे परिवर्तन का भी रुख जो है वो नजर आ सकता है क्या? देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि कमला हैरिस के पक्ष में अभी तो शुरुआती रुझान देख रहे हैं, वो रुझान दिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आपको देख रहे हो।
और देखिए जो अमेरिका का चुनाव होता है वो सब कुछ तय करता है कि वहां पर जो स्विंग स्टेट है, यानी कि जो जुड़ने वाले स्टेट हैं, जो तय नहीं कर पाते कि किसके पक्ष में जाने वाले हैं, वही आपके क्या बोलते हैं बैटर फील्ड वहां पर बोलते हैं, यानी जो चुनाव होता है वही होता है। अमेरिका के चुनाव को आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो वहां पे आप ये नहीं कह पाएंगे कि किस राज्य को, किस पार्टी को स्विंग स्टेट वोट करने वाले। लेकिन अभी जो रुझान आपको स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त दिखा रहे हैं, उसके दो तीन वजह मान रहा हूँ। एक तो क्या है कि जितने स्विंग स्टेट लोग बोलते हैं, अमेरिका बोला जाता है, ये वो सब वो स्टेट है जो आपके बॉर्डर वाले एरिया वाले स्टेट, जैसे हम बात करें वेस्टर्न की बात करते हैं, मिशिगन की बात करते हैं, ये नॉर्थ में आपके दोनों स्टेट देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर पेंसिल्वेनिया की बात करते हैं, ये आपका नॉर्थ वेस्ट देखने को मिलता है। फिर आपका कैलिफोर्निया की बात करते हैं, जॉर्जिया की बात करते हैं, ये आपका साउथ में और आपका ईस्ट देखने को मिलता है। ऐसी दो नेवाडा और एरिज़ोना ये आपको देखने को मिलते हैं, साउथ वेस्ट में देखने को मिलते हैं। ये सारे वो स्टेट है जहां पर माइग्रेशन का इशू। और आपने देखा होगा जब जॉर्जिया में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना रैली कर रहे थे, रैली करते समय उन्होंने 1798 का एक्ट याद कर दिया। तो एक्ट आपका एलियंस एनिमी। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के फ्रेंडली कंट्री हैं उनको तो वो नागरिकता देके अपने यहाँ पर भी लेंगे, लेकिन जो ऐसे लोग जिससे आएंगे जिससे अमेरिका के फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, उनको हम डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं फाइट करने की वजह। तो इन सब चीजों का फाइट आप देखेंगे तो जैसे मेरे पूर्ववर्ती ने कहा, इकोनॉमी एक मैटर है, निश्चित रूप से मैटर है। और जिस प्रकार से के बाद में बाइडेन साहब आते हैं तो बहुत सारे आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में, अगर हम देखें आर्थिक का सबसे बड़ा फेलियर कि अफगानिस्तान एकदम से विड्रॉ था, जिससे क्या था कि सरकार रातों रात जाती है और तालिबान को पा जाती है। तो ये क्या दिखा रहा है, जो करता है किस प्रकार से वहां तैयार नहीं है, आपका अमेरिका सब तैयार नहीं के लिए। और हम देखें आपका चाहे वो आपका वेस्ट एशिया की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम को इन सब देशों को साथ में चलने की बात कर रहे थे। तो वहीं आप देखें बाइडेन के साथ क्या हो रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है। यही बात आप रशिया और यहाँ पर बाइडेन साहब के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर मैं होता तो मैं ये वोट करता। और पीएम मोदी जो बात बोलते हैं ये समय वोर का नहीं, ये समय युद्ध का नहीं। मायने ये है दुनिया अभी बहुत सारे झंझावाट से, बहुत सारी चैलेंजेस भारत दुनिया जूझ रही है, उस समय आप वोर करने के पैटर्न नहीं है। यही मैसेज दे रहे हैं कहां पर चुनाव में, ये समय वोर का। और मैं जैसे आप वोर को रुकवा दूंगा, जो भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जैसे अभी पूर्ववर्ती कह रहे हैं कि हमको क्या फायदा, उनको क्या लाभ मिलता है, यूक्रेन वॉर कर रहे हैं, ऑलरेडी अभी अपने क्राइसिस से जूझ रहा है, इनकम देख घर मिलने में इन्फ्लेशन रेट वहां पे बढ़, बेरोजगारी वहां पे बढ़ रही है। तो इस प्रकार की आप पैसा उस तरह के वॉर में आप देना नहीं है। और एक दूसरा कह रहा है कि मैं अब क्या आया मैं आप खत्म करा दूंगा। डेट तो ये बात पसंद आई। मुझे लगता है कि बाइडेन साहब डोनाल्ड ट्रंप की जो एक है स्ट्रॉन्ग स्थिति है, और हम जब कमला हैरिस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मजबूत कैंडिडेट बाइडेन साहब शायद बिल्कुल ही उनको रिजेक्ट कर गया होता। तो मैं ये मानकर चल ने जो एक स्ट्रेटजी बनाई सबको हटाकर। ठीक है शरद जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अभी क्योंकि इंतजार किया जा रहा है सिर्फ रिजल्ट का, और क्योंकि आप एक अर्थशास्त्र है, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि आखिर वर्ल्ड वाइड जो है क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है राष्ट्रपति चुनाव जो अमेरिका में हुए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ या फिर अमेरिका के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बदलाव हुआ तो चीजों में बदलाव होगा, तो इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा। तौर पर पूरी दुनिया पे इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि डेमोक्रेट से हम रिपब्लिकन में जा रहे हैं। बिल्कुल अलग माइंडसेट है, उनकी स्ट्रैटेजीज अलग हैं, उनके देखने का नजरिया अलग है। सबसे बड़ा मैं बदलाव जो पूजा यहाँ पर देखता हूँ वो चीन के प्रति, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ट्रंप साहब माने जाते हैं कि वो चीन के खिलाफ बहुत सख्त रवैया रखते हैं। और टैरिफ्स जिसको हम ड्यूटीज कहते हैं कि चीन बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, हम सब जानते हैं। और ट्रंप साहब इसके बिल्कुल खिलाफ हैं।
कि चाइना इस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को उनके शोल्डर्स पर, उनके कंधों पर आगे बढ़ाता रहे। तो उसकी वजह से वो ड्यूटीज बढ़ाते हैं तो चाइना का एक्सपोर्ट जो है अमेरिका की तरफ वो कमी आनी शुरू होगी। इससे भारत को कहीं लाभ मिल सकता है, क्योंकि चाइना के प्रति सख्त रवैया ट्रंप साहब का भारत को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि भारत से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, हालांकि मैं इस साथ में जोड़ना चाहूंगा कि भारत से भी जो एक्सपोर्ट्स होंगे उस पर भी ट्रंप साहब निरंतर टैरिफ्स की बात करते हैं, ड्यूटी बढ़ाने की बात करते हैं। पर अगर चाइना और भारत को कंपेयर किया जाए तो मुझे लग रहा है भारत की तरफ उनका रवैया थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा नरम रहेगा, चाइना की तरफ सख्त रहेगा। तो उससे भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, भारत का जो फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, भारत का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उस सबको लाभ मिल सकता है। एक थोड़ा सा नुकसान ट्रंप साहब के आने से होगा, जो भारत की आईटी कंपनीज है, जिसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, जितनी भी आईटी कंपनीज है जिनकी अमेरिका में बहुत बड़ी मौजूदगी है, बहुत बड़ा काम है अमेरिका में, उनको क्योंकि ट्रंप साहब माइग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन के लिए बहुत सख्त माने जाते हैं, चाहे वो मेक्सिको से इमिग्रेशन हो, चाहे वो एशिया से हो। तो H1B वीजास जो हैं उनमें मुझे लग रहा है कि उसमें कट किया जाएगा, जिसकी वजह से भारत की ये जो आईटी कंपनीज हैं इनको अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां भेजने में, प्रोफेशनल्स भेजने में दिक्कत आएगी। ये आगे नजर आता है। तो आईटी क्षेत्र को थोड़ा सा नुकसान होगा, पर कुल मिला के जो भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, जिसमें मैंने जिक्र किया, मैन्युफैक्चरिंग है, फार्म सेक्टर है, जितने और सेक्टर्स हैं, उन सबको चाइना की वजह से भारत को लाभ मिल सकता है। हम ये ना भूलें पूजा के ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनकी गिनती है, बहुत ऊपर तो नहीं है पर उनकी गिनती जरूर है, बिलियनियर है। तो उनको पता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है। अगर अमेरिका को मैं कंपनी की तरह देखूं तो उनको पता है कि कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है। बिल्कुल। तो इसलिए आर्थिक रूप से मुझे लग रहा है भारत को इससे लाभ होने वाला है, क्योंकि जो बाइडेन और कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भारत के लिए बहुत न्यूट्रल सी थी। आपने अगर याद होगा तो कमला हैरिस जी ने, मैं क्षमा मांगते हुए कहूंगा, अपने भारतीय मूल का आखिर में कहीं आके जिक्र किया है। पूरी कैंपेन में उन्होंने अपने भारतीय मूल को कहीं सामने नहीं लाया। ये हम सब देखते हैं। हालांकि उनके गांव में तो पूजा अर्चना हो रही है, वहां पर हवन किए जा रहे हैं तमिलनाडु में, पर उन्होंने खुद कभी अपनी भारतीयता को ओपनली स्वीकार नहीं किया है। इससे पता लगता है कि भारत के प्रति उनका रुख बड़ा न्यूट्रल सा है, कोई बहुत ऐसा फेवर्ड नेशन का रुख नहीं है। इन दोनों की तुलना में मुझे लगता है कि ट्रंप साहब भारत के लिए थोड़े से ज्यादा फायदेमंद होगा। भारतीय शेयर मार्केट, पूजा बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं कि भारतीय शेयर मार्केट के लिए भी ट्रंप साहब ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। आप अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रंप साहब उसको कैसे संभाल पाते हैं, क्योंकि बार बार अपनी कैंपेन में यही बात बोलते रहे कि महंगाई ने अमेरिकी लोगों को त्रस्त किया है। कैसे वो इसको संभालेंगे, यूएस डॉलर को वो कैसे संभालेंगे, क्योंकि डॉलर के भी स्ट्रांग होने की संभावना बन रही है, जिससे वैश्विक आर्थिक समीकरण में एक बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये समय बताएगा, पर क्योंकि अब बदलते हुए हालात के हिसाब से जो ट्रंप साहब 2016 में थे पूजा और ट्रंप साहब 2024 के, मुझे लग रहा है वो एक जैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि अब समीकरण बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, उनको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। पर फिर भी अपने नेचर अनुसार, अपने कैरेक्टर अनुसार वो अमेरिका को एक अलग दिशा आर्थिक रूप से जरूर देने में कामयाब होंगे। बिल्कुल निपुण जी, देखिए जब जिक्र यहाँ पे भारत और भारतीयों का किया जा रहा है, भारत के साथ संबंध की बात की जा रही है, बेशक से अमेरिका के साथ भारत के संबंध कभी खराब नहीं हुए हैं, लेकिन जैसा कि शरद जी ने भी कहा कि कमला हैरिस का एक वो जो हमें रवैया है नजर आता है कि किस तरह से अपनी भारतीयता को वो ओपनली स्वीकार नहीं कर पाती हैं। और इससे पहले बाइडेन की भी बात कर ले हम, तो बाइडेन के साथ भी पीएम मोदी की वैसा मुलाकात के दौरान तस्वीर सामने नहीं आ पाई थी जो ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। ट्रंप के साथ जो हाथ मिलाना, गले लगाना, मुस्कुराना और चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, वो बाइडेन के साथ इतनी नजर नहीं आई थी। तो ऐसे में कमला हैरिस का अगर आगमन होता है, वो बन जाती है राष्ट्रपति, तो क्या इसका वाकई प्रभाव कुछ इस कदर पड़ेगा कि चीजें न्यूट्रल रहेंगी? देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप पीएम मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री की हम बात करें, और दूसरा हम देखें जो रिपब्लिकन पार्टी रही है हमेशा अमेरिका में, उनका संबंध एक बेटर स्थिति है। पर मैं अमेरिका हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, लीडरशिप परिवर्तन हो, परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं किसी देश की स्थिति को बड़ा परिवर्तन की या बड़ा चेंज देते हैं।
हम अगर बात के बारे में हम बात कर रहे हैं बाइडेन साहब के, हैरिस के बारे में, देखिए अगर हम देखें बाइडेन साहब का तो उन्होंने कुछ ऐसे किए जो कहीं ना कहीं के लिए थोड़ा तनाव बढ़ाने, जबकि डोनाल्ड ट्रंप टेन्योर था वो नहीं रहा। डोनाल्ड देखें, मैं कहूँगा कि स्टैटिस्टिकल पॉइंट से देखें डोनाल्ड ट्रंप का भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल था। आप देखिए कि 370 जब उन्होंने रिपीट किया 2019 को, तो अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया न होने के नाम निकला वेस्ट लोग रहा, लेकिन मिडिल ईस्ट के सऊदी वगैरह सब क्या रहे, शांत रहे। नाम ये निकला कि 70 को इजीली कैटेगरी से रिपीट कर सकते। चाइना के किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता था, अपने हिसाब देखेंगे अमेरिका जो है डोनाल्ड जो है भारत के साथ इवन भारत को बनाया जाता, यूटू को बनाया जाता, ये सब जो था इसकी लीडरशिप में डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब्राहम एक्ट के चलना वो डोनाल्ड में। बाइडेन साहब का कार्यकाल देखता हूँ 4 साल, तो इनका कार्यकाल भारत के लिए बता देने वाला तो नहीं था। रशिया वाले बैकग्राउंड देखिए कि आप रशिया को कहिए कि रशिया ने क्या क्या किया नहीं किया, तो आप सेशन लगाई, किस्मत खरीदिए का दबाव होता था। इवन खालिस्तान उन्नू वाला मैटर है, किस प्रकार से अमेरिका और किस प्रकार से जब पीएम आया गया पहले एक दिन पहले साहब क्या करते, खालिस्तानी उनको क्या करते तो व्हाइट हाउस में इनवाइट, और फिर जब जयशंकर करने के लिए जाते तो वहां पर ह्यूमन राइट्स को लेकर रिपोर्ट आनी थी जो थी, उसकी पहले ही दिन पहले इंटीमेट निकाली जाती है ताकि भारत को प्रेशर किया जा सके। तो इस प्रकार की जो स्टेप देखते हैं अब आपको डेमोक्रेटिक के अंदर, बाइडेन के अंदर, और कमला हैरिस इसी को आगे देखकर प्रयास करेंगी। मैं ये मान के कमला हैरिस आती हैं तो स्टेट। चलो ठीक है शरद जी, देखिए जिस तरह से अब इंतजार बस रुझान का है, और जैसा आपने इकोनॉमिक का जिक्र किया, दोनों ही राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं, जनता भी उस हिसाब से ही वोट करेगी और कर चुकी है इनफैक्ट। तो वोट के आधार पर जिस तरह कमला हैरिस ने तमाम युद्ध की बात कर ले, वॉर की बात कर ले, या उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए, उस हिसाब से पब्लिक का रुझान बेशक ट्रंप के सामने दिख रहा है, लेकिन अभी भी कमला हैरिस जो है वो बराबर टक्कर देती नजर आ रही हैं। जी हाँ, टक्कर तो दे रही है। देखिए महिलाओं का ऐसा माना जा रहा था कि महिलाओं का रुख कमला हैरिस की तरफ होगा क्योंकि अमेरिका में आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं आई है, बिल्कुल। तो इसलिए उनको लग रहा था कि शायद महिलाओं का जो रुझान है वो, पर अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि महिलाएं भी सबकी सब कमला हैरिस जी को वोट नहीं दे रही है। देखिए हमने देखा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अमेरिका की जो ताकत थी वो पिछले चंद सालों में थोड़ी सी कमजोर होती दिखाई दी है। ये तो आप भी स्वीकार करेंगे और लोग दिख रहा है। जो पहले अमेरिका का दबदबा था, अमेरिका को यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए आज 2.5 साल हो चुके हैं, पर आज भी रशिया जो है उसको बाकायदा दबाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनके शहर में शहर, गांव में शहर। हालांकि दुनिया भर की उसमें सप्लाई दी गई है, दुनिया भर का पैसा दिया जा रहा है, कितने आर्म्स दिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान का अभी हमारे मित्र निपुण ने जिक्र किया कि वहां से जिस प्रकार वो छोड़ के अफगानिस्तान को बीच में छोड़ के आ गए। और भी फ्रंट्स में हम देखें, इजराइल की तरफ उन्होंने बहुत कोशिश करी इजराइल को मना करने की कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, सीज फायर की 20 बार गुजारिश की गई, पर इजराइल ने नहीं सुनी। तो मैं ये मानता हूं कि अमेरिका का जो दबदबा है विश्व भर में उसमें कमजोरी दिखाई दी है। इस बात को लेके भी अमेरिका की जनता, महिलाओं को मिला के अमेरिका की जनता चिंतित है कि कहां हम दुनिया के राजा होते थे, जहां भी अमेरिकन जाते थे उनकी तूती बोलती थी, अगर मैं इसको देसी भाषा में कहूं, उनको बड़ा पूछा जाता था। और अब जब से अमेरिका कमजोर दिखा है राष्ट्र के तौर पर, तो अब अमेरिकन को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है महिलाएं हो चाहे पुरुष हो अमेरिका के, उनको अब ये लगता है कि अमेरिका को दोबारा से ताकतवर देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $29 ट्रिलियन की पूजा अर्थव्यवस्था है, तो उसको फिर से एक बार ताकतवर बनाने की जरूरत है। और एक और आर्थिक मोर्चे पर पूजा में बहुत जरूरी, आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा जो न्यूज इंडिया 24/7 के दर्शकों के लिए काम का होगा कि हर तीसरे महीने, ध्यान दीजिएगा, हर तीसरे महीने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कर्ज $1 ट्रिलियन से बढ़ जाता है। और दर्शकों के लिए बता दो, $1 ट्रिलियन करीब 84 लाख करोड़ का होता है हर तीसरे महीने। इस समय 35-36 ट्रिलियन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे कर्ज आ चुका है, जबकि उनकी अर्थव्यवस्था 28-29 ट्रिलियन की है।
यानी कि जीडीपी से ज्यादा अमेरिका के ऊपर कर्ज आ चुका है। तो ये भी मुद्दा अमेरिकी, आप देखिए महिला है तो ये तो नहीं आंख बंद करके महिला को वोट देंगी। महिलाएं वहां पर कामकाजी महिलाएं ज्यादा हैं, वो कामकाज के लिहाज से देखती हैं, उनका देश आर्थिक रूप से कहां खड़ा है ये देखती हैं, उनके देश का रुतबा कितना है ये सब देखा जाता है। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि हालांकि ये रुझान अभी जल्दी होगा, जैसा कि मैंने कहा बहुत जल्दी होगा कुछ भी कंक्लूड करना, पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद ट्रंप साहब विजेता बन के आ जाएं। हालांकि अंतिम दौर में की जो काउंटिंग होगी वो बहुत मायना रखेगी, और पिछली बार भी हमें 2020 के अभी तक वो चित्र याद है किस प्रकार हंगामा वहां पर मचा था, कैपिटल हिल पर अटैक हो गया था जो ट्रंप साहब के सपोर्टर थे। तो इसलिए कुछ भी कहना जल्दी होगा, पर अगर ट्रंप साहब आते हैं तो ये मुद्दे अमेरिकी जनता के मन में पूरी तरह से छाए हुए हैं। कोविड में जिस प्रकार ट्रंप साहब थोड़ा सा फेलियर रहे थे उस समय, मुझे लग रहा है लोग उसको भुला चुके हैं। अब इस समय जैसा कि मैंने कहा कि समय समय पर समीकरण बदलते रहते हैं, इक्वेशन बदलती रहती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका जिस प्रकार युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर को जीतने में असमर्थ रहा है, उसको लेके अमेरिकी जनता बहुत कॉन्शियस है। उनको पता है कि अमेरिका इतना पैसा लुटा रहा है, इतने ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन दे रहा है, फिर भी हम वहां कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन सारी बातों को लेके अमेरिका जनता, और एक अहम पूजा ये क्यों भूले कि एंटी इनकम्बेंसी, जिसके भारतीय चुनाव में ये शब्द कई बार हमें सुनने को मिलता है कि अब बदलाव का वक्त है। हो गया 4 साल हमने इनको देख लिया। एक और कमी रही कि बाइडेन साहब कैंडिडेट थे ओरिजिनली, हम सब जानते हैं। 2 महीने पहले उनको लगा कि मेरी अब उम्र ज्यादा हो गई, जब आवाज उठने लगी कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब आप एक तरफ हट जाइए, तो ये एक तरह से स्टेपनी कैंडिडेट की तरह कमला हैरिस आगे आई। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी देर हो गई। अगर कमला हैरिस जी शुरू से डेमोक्रेटिक नॉमिनी रहती, नेशनल कन्वेंशन से पहले की मैं बात कर रहा हूं, हम सब जानते हैं अमेरिकी चुनाव 3 स्टेज पे होते हैं, पहले प्राइमरीज होते हैं, फिर नेशनल कन्वेंशन होती है, और फिर जो आपको वोटिंग देखने को मिल रही है वो होती है। तो मुझे लगा कमला हैरिस जी अगर डे 1 से, पहले दिन से अगर आती, तो शायद चुनाव के नतीजे कुछ और देखने को, इस समय जो रुझान दिख रहे हैं उसके आधार पे मैं कह रहा हूं, कुछ और देखने को मिलते। थोड़ी सी शायद देर हो गई। ये जो कैंडिडेट बदलना था आखिरी मोमेंट पे, मैं आखिरी मोमेंट ही कहूंगा क्योंकि 4 साल बाद जो चुनाव होते हैं उसमें 2 महीने पहले आप कैंडिडेट बदल देते हैं, तो इसको मैं आखिरी मुकाम ही कहता हूं। तो वो शायद वो भी महंगा पड़ जाए डेमोक्रेट्स के लिए, पूजा, ये मैं इसमें जोड़ना चाह रहा। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आखिर कौन बनेगा, और मुकाबला जारी है, वोटों की गिनती भी जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।